हिंद साथियों, PWOLIS की समझ पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जो है आज से एक नए सेगमेंट को हम लोग को शुरू करना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण, द थर्ड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, दैट इज द गांधी एरा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण गांधीवादी युग बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट के रूप में हो जाता है, उसे देखा जाएगा। पहले ही मैंने आप लोग को इन्फॉर्म किया हुआ था कि अभी हम लोग कंपार्टमेंट बाई कंपार्टमेंट चल रहे हैं। आधुनिक भारत का इतिहास जो हम लोगों ने शुरू किया गया था, उसका जो पहला पिलर था वो 1707 से 1757 था, जहां पर मुगलों का पतन, क्षेत्रीय राज्यों का उदय और यूरोपियों का आगमन हो रहा था। जो दूसरा पिलर था 1757 से 1857, ये एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हो रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। तीसरा जो चरण रहता है द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 टू 1885, 1857 का विद्रोह से 1885 तक का समयकाल, जहां पर भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। चौथा जो फेज रहता है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मीन्स व्हाट? द थ्री फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके तीन चरण, प्रथम और द्वितीय चरण हम लोग कर लिए। अब फाइनली हम लोग कहां पर आ रहे हैं? फाइनली हम लोग जो है गांधीवादी युग पर आया जा रहा है। जब 1947 खत्म हो जाएगा बच्चों, तो कई बार मैंने आप लोग को समझाया है कि उसके पश्चात फिर थीमेटिक टॉपिक शुरू होगा। लगभग 30% सिलेबस, 30 से 40% सिलेबस आपका और बचा रहेगा। और ये मेरा अपना स्टाइल है सिलेबस को अप्रोच करने का, ये मेरा अपना दृष्टिकोण है, ठीक है। थीमेटिक टॉपिक में मैंने कहा था ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव है। उस ब्रिटिश शासन के विरोध में जो है किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, मजदूर आंदोलन है। ब्रिटिश भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां हैं। ब्रिटिश भारत में जो संवैधानिक विकास है उसे देखना है। जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसराय हैं उन्हें देखना है। 1947 के बाद भी काफी क्लासेस आप लोगों की रहेंगे, ठीक है। वो भी एक बड़ा सेगमेंट है, लगभग 30 से 40% सिलेबस बचा रहेगा। तो आइए आज की शुरुआत हम लोग करते हैं कहां से? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण से, द थर्ड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण गांधीवादी युग। कब से कब तक का समयकाल है? 1917 से 1947 ईस्वी का समयकाल है। अब जो गांधीवादी युग है, इस गांधीवादी युग में कुछ चीजों को समझना है। गांधीवादी युग, अभी 2 अक्टूबर की जो नेशनल हॉलिडे था, इस समयकाल को आपने देखा गांधी जयंती के रूप में। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। काठियावाड़ रियासत का ये अंग हुआ करता था। कोई साधारण परिवार से नहीं थे। इनके पिताजी दीवान थे, मींस की कह सकते हैं कि मंत्री, जो आज मिनिस्टर कहा जाता है, मतलब विधायक और सांसद नहीं, मंत्री के पद पर थे। ही वॉज द मिनिस्टर। बचपन में ही गांधी जी का विवाह हो गया था। विवाह के पश्चात फिर गांधी जी उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन जाते हैं। वहां से वकालत की शिक्षा प्राप्त करते हैं और फिर स्वदेश वापसी होती है। चूंकि ब्रिटेन से वकालत की शिक्षा पढ़े थे, तो भारतीय कानून के बारे में समझ जो है थोड़ा सीमित रहता है, कम रहता है। कुछ समय जो है गांधी जी फिरोज शाह मेहता के अंडर में उनके असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हैं। उसके पश्चात एक अन्य केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका एक केस के सिलसिले में गए। इसी को मुकद्दर कहते हैं, इसी को नियति का खेल कहते हैं। और लगभग 20 वर्ष तक ये अफ्रीका में रह जाते हैं, 20 से भी अधिक सालों तक अफ्रीका में रह जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने क्या किया था? दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने अपने अंग्रेजी शासन के खिलाफ वहां पर राजनीतिक संघर्ष की तैयारी शुरू कर दिया था। अपना जो सत्य के प्रयोग है, सत्य और अहिंसा का जो उनका ब्रह्मास्त्र है, इन सबको अपनी कसौटी पर इन्होंने पहली बार कहां पे परखा था? दक्षिण अफ्रीका में परखा था। एक लंबे समय तक अफ्रीका में रहने के बाद अंततः 9 जनवरी 1915 को क्या होता है? गांधी जी की स्वदेश वापसी होती है। 9 जनवरी को वो आए थे, वर्ष 1915 है। आज भी प्रवासी दिवस जो है वो इसी रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए भाई, तो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से गांधी जी का भारत आगमन हुआ। भारत जब आगमन होता है तो इनके राजनीतिक गुरु कौन रहते हैं? गांधी जी के राजनीतिक गुरु, पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनके राजनीतिक गुरु कौन रहते हैं? तो इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले के ही सुझाव पर, इन्हीं के सुझाव पर गांधी जी भारत आने के साथ तुरंत भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में
नहीं प्रवेश करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को सुझाव दिया कि भारत की आत्मा कहां पर निवास करती है? आज भी भारत भाई गांव का देश है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, अतः गांव गांव जाकर के पहले देश के लोगों से मिले, उनकी समस्या को समझें, ब्रिटिश शासन से उनके असंतोष के बिंदुओं को जाने, और जब भारत की आत्मा को समझें उसके बाद भारत की राजनीति में प्रवेश करें। अब साथियों, यहां पे मैं दो बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला चरण नरमपंथी चरण था। नरमपंथी चरण की कमियां क्या थी? ऑल द लीडिंग लीडर्स ऑफ द मॉडरेट फेज दे वर फ्रॉम द एलिट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। संभ्रांत वर्ग से रहते हैं, अमीर वर्ग से रहते हैं, अत्यंत उच्च वर्ग से रहते हैं। इनकी गतिविधियां मात्र शहरी क्षेत्रों तक सीमित थी, और शहरी क्षेत्रों में भी कहां से जुड़े हुए थे? तो मात्र उच्च वर्ग के लोगों से, बौद्धिक गतिविधियों के लोगों से जुड़े हुए थे। इनके विकल्प के रूप में कौन आता है? इनके विकल्प के रूप में गर्मपंथी आते हैं। गर्मपंथी नेता मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मध्यम वर्ग के थे तो ये समाज के आम लोगों से भी जुड़ाव रखना शुरू करते हैं। परंतु गर्मपंथी चरण की कमियां क्या थी कि ये भी शहरों तक, नरमपंथी शहर के बुद्धिजीवी और सम्राट लोगों से मिलते थे, आम लोगों से नहीं मिलते थे। दे हैड नो एनी एसोसिएशन विद द कॉमन मासेस। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ द मॉडरेट फेज। On the other hand, the extremists, they were from the middle class family and they were having the association with the common masses. But what was the term and condition? Only up to the urban areas people. केवल शहर के आम लोगों से ही गर्मपंथियों का जुड़ाव रहता है, गांव में वो भी नहीं जाते थे। गांधी जी का जब भारत आगमन होता है तो एक मसीहा के रूप में होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक परदेश में, एक पराये देश में जाकर के वहां के लोगों और भारतीयों के अधिकारों के लिए 20 साल तक लड़ा और तानाशाही ब्रिटिश शासन से सफलता पाई थी। यहां पर आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले भी दक्षिण अफ्रीका एक बार गए हुए थे, वहां उनसे गांधी से मुलाकात हुआ और गांधी जी की प्रसिद्धि के बारे में वो भारत के हर नेता जानते थे कि दक्षिण अफ्रीका में कितना सकारात्मक तरीके से ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। यहां पर भी एक बड़ा गैप था, देश के गांव की जनता से नेता जो है नहीं जुड़े हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने सुझाव दिया कि आप एक बार भारत के गांव का भ्रमण कीजिए। गांधी जी भी सैद्धांतिक व्यक्ति थे, इन्होंने भी क्या किया, तो इनका आगमन, अभी मैंने कहा भारत आगमन 1915 ईस्वी, और देश के गांवों का भ्रमण, देश के गांवों का भ्रमण कब तक इन्होंने किया? 1917 ईस्वी तक, 1917 ईस्वी तक। अब क्या है भाई, 1917 में ही ये अपने राजनीतिक जीवन की जो प्रथम पारी है उसकी शुरुआत करते हैं। 3 स्थानीय जो आंदोलन है उसमें भागीदारी करते हैं। चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में सम्मिलित होते हैं। उसके बाद फिर रॉलेट एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट का गांधी जी विरोध करते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड, फिर गांधी जी राष्ट्रीय फलक पर जो है उभरते हैं और असहयोग आंदोलन, जो सही अर्थों में भारत का पहला जन आंदोलन था, उसकी शुरुआत करते हैं। अब भाई नाम ही क्या है, गांधीवादी युग है। असहयोग आंदोलन, 8 सालों के बाद सविनय आंदोलन, उसके लगभग 10 सालों के बाद भारत छोड़ो आंदोलन, और अंततः गांधी जी के नेतृत्व में क्या होता है, 1947 में भारत को आजादी मिलती है। अब बच्चों मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण हैं। 3 चरण में एक नरमपंथी चरण है, दूसरा गर्मपंथी चरण है, परंतु तीसरे चरण का नाम एक व्यक्ति के नाम पे क्यों पड़ा? पहले चरण का भी नाम पड़ जाना था भाई, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे, कह दिया जाता दादा भाई नौरोजी चरण। दूसरे चरण में तिलक जी बहुत लोकप्रिय थे, कह दिया जाता तिलक चरण, परंतु ऐसा नहीं है। नरमपंथी चरण कहते हैं, गर्मपंथी चरण कहते हैं। देन आफ्टर जो है एक व्यक्ति के नाम पे एक युग का नाम, पहला वाला 20 साल, दूसरा वाला लगभग 12 साल, तीसरा वाला जो है 30 साल का चरण, और एक व्यक्ति के नाम पे 30 साल का देश के आंदोलन के, राष्ट्रीय आंदोलन का चरण जो है। कुछ तो इस व्यक्ति में विशेष रहा होगा भाई, कुछ तो इस व्यक्ति की शख्सियत में आकर्षण रहा होगा। आप युवाओं के अंदर मैंने जो अनुभव देखा है कि अधिकांश युवा जो है, तो कहा जाता है छोटी उम्रों में तजुर्बा कम होता है, आपको भी तजुर्बा नहीं है। अनुमानता मैंने देखा हुआ है कि एक युवा उम्र के लड़का जो है वो गांधी जी के प्रति विद्रोह की भावना रखता है। उलझुल की 1-2 कहानियां उनको सुना दी जाती है, 1-2 घटनाएं बता दी जाती हैं, और उस आधार पर क्या है, उस आधार पर गांधी जी के बारे में अपना अपना जो दृष्टिकोण रखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि गांधी जी एक शख्स नहीं है, एक युग है।
गांधी जी के बारे में कई सारी चीजें आपने सुना है भाई। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अब उसका आलोचनात्मक पहलू बहुत कुछ है। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इसके आलोचनात्मक पहलू बहुत है, परंतु उम्र का तकाजा है, जैसे जैसे आप लोग की उम्र बढ़ती जाएगी, गांधी जी के बारे में जितना अध्ययन कीजिएगा, गांधी जी का एक अलग चेहरा ही आपको दिखता जाएगा। और कमोबेश आज भी अगर दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च किसी शख्सियत पे हो रहा है तो वो गांधी जी पर हो रहा है। आइए भाई देखा जाए कि गांधी जी का जो दर्शन है, जो गांधीवाद जिसे हम कहते हैं, वस्तुतः गांधी महान नहीं, वस्तुतः गांधी जी की विचारधारा महान थी। तो गांधी जी की विचारधारा क्या है भाई? गांधीवादी दर्शन उसे कहेंगे या गांधीवाद कहेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास में ही मैंने समझाया था कि गांधी जी को अगर समझना है तो एक लाइन में अगर समझना है तो बस इस तरह से समझिए कि उस दौर के जितने सारे नेता थे वो जहां पर सोचना खत्म करते थे, गांधी जी उससे बहुत ऊपर जाके सोचना शुरू करते थे। गांधी जी उससे बहुत ऊपर जाके सोचा। ये कोई पिक्चर का डायलॉग नहीं है, ये कोई आवेश में भावावेश में आकर के बोला गया कोई स्पीच नहीं है, बल्कि गांधी जी की असलियत से मैं आपको थोड़ा बहुत रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूं। इसीलिए भाई तीसरे चरण का नाम एक व्यक्ति के नाम पे रख दिया गया ना। समथिंग देयर मस्ट बी द रीजंस कि व्हाई द थर्ड फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट इट वाज नेम्ड ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन और द पर्सनालिटी। कुछ तो कारण रहा होगा भाई कि एक व्यक्ति के नाम पे एक आंदोलन का चरण का नाम ही रख दिया गया। कुछ तो रहा होगा। तो बस एक लाइन में ये समझिए कि और भी बहुत सारे नेता थे, लेकिन सबकी सोच जहां पे समाप्त होती थी, गांधी जी उससे ऊपर सोचना शुरू करते थे। तो फटाफट आइए एक प्रश्न लिख लिया जाए और उस प्रश्न के साथ ही क्लास की शुरुआत कर दिया जाए। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, एक प्रश्न लिखिए जो है, एक प्रश्न मैंने, हाँ यस, हाउ द गांधी नाउ, सॉरी, प्रश्न लिखिए, गांधी जी का राजनैतिक दर्शन, मैं खुद लिख दे रहा हूं। प्रश्न है, गांधी जी का राजनैतिक दर्शन या दृष्टिकोण किस प्रकार से, राजनैतिक दर्शन या दृष्टिकोण, कोई दूसरा ही लिख रहा है। आइए प्रश्न पे, गांधी जी का राजनैतिक दर्शन या दृष्टिकोण किस प्रकार से अपने दौर के अन्य राजनेताओं से, अपने दौर के राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य नेताओं से भिन्न था। चलिए भाई, तो पहला प्रश्न ये है। एक प्रश्न और लिखिए, गांधीवादी विचारधारा पर एक संक्षिप्त निबंध लिखते हुए, गांधीवादी विचारधारा पर एक संक्षिप्त निबंध लिखते हुए यह किस प्रकार, या गांधीवाद लीजिए, एक संक्षिप्त निबंध लिखते हुए गांधीवादी विचारधारा किस प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। चर्चा करें। एक थोड़ा ज्यादा कठिन हो जाएगा, जाने दीजिए, 2 ही पेज चलते हैं। आइए भाई, तो अभी मैंने कहा ना कि सारे नेता जहां सोचना खत्म करते थे, गांधी जी उससे ऊपर सोचना शुरू करते थे, या क्यों एक युग का नाम एक व्यक्ति के नाम पे रखा गया, इन प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा और शुरू करने से पहले गांधी जी के बारे में एक झलक भी मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, गांधीवादी विचारधारा या दर्शन या गांधीवाद किस प्रकार गांधीवादी विचारधारा या गांधीवादी दर्शन या गांधीवाद उस दौर के अन्य नेताओं के, उस दौर के राष्ट्रीय आंदोलन के जो अन्य नेता हैं उनके दृष्टिकोण से भिन्न था। अब बेंच में उत्तर लिखना है तो हर लड़का भी इतना विद्वान है कि वो कुछ न कुछ गांधी जी पे लिख लेगा। मुद्दे की बात है कि कैसे लिखे कि वो सबसे बेहतर नंबर, वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्क्स वो जो है फेचअप कर ले जाए। उत्तर लेखन कला में मैंने हमेशा आप लोगों से ये चर्चा किया है कि सबसे जो उत्तर लेखन का सबसे जो मर्म स्पर्शी पहलू है
वो आप कितना व्यापक जो है, कितना रचनात्मक उसकी उत्तर संरचना, ड्राफ्ट करना जो कहा जाता है, कितना व्यापक उसकी उत्तर संरचना को ड्राफ्ट कर पाते हैं। तो गांधीवादी विचारधारा क्या है, गांधीवाद क्या है, कैसे वो अन्य नेताओं से भिन्न है, इसे देखने के लिए इसे अगर फाइनेस्ट वे में प्रेजेंट करना है तो पहला जो है गांधी जी का राजनैतिक दृष्टिकोण। राजनैतिक दृष्टिकोण, राजनैतिक दृष्टिकोण क्या था भाई? राजनैतिक दृष्टिकोण सत्य और अहिंसा था। गांधी जी का राजनीतिक दृष्टिकोण सत्य और अहिंसा था। ये गांधी जी का ब्रह्मास्त्र था, मतलब वही जो, अरे भाई हमेशा देखिए हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। किसी ने किसी को मार दिया, इसमें कौन सा अलग कर दिया भाई? इस ग्रह पे क्या, इस ब्रह्मांड में अभी तक जो हमारी समझ है, इस ब्रह्मांड में बस केवल हम ही मानव है जो ये डिस्क्रिमिनेटरी, एक कह सकते तार्किक दृष्टिकोण रखता है। जब इस पूरे ब्रह्मांड में हम ही हैं, मानव अगर मानव को मार दिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया भाई? अमेरिका ने जापान पे 2 गिराया था, 4-5 अगर और गिरा दिया रहता, इतनी सा जो वही देखते ना मैप में, बस इतना बड़ा जापान दिखता है केचुए की तरह, अगर मानचित्र से ही खत्म हो जाता तो कौन सी बड़ी गौरव गाथा हो जाती। तिलक जी ने भी कहा कि स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। क्यों एक व्यक्ति के नाम पे युग का नाम क्यों रखा गया? आग को आग से आप नहीं बुझा सकते हैं, आग को आग से आप नहीं बुझा सकते हैं। यदि उनकी ख्वाहिश है यहीं पर बिजलियां गिराने की, तो कह दो खुदा से कि हमारी भी जिद है यहीं पर आसियां बनाने की। गांधी जी का कुछ दृष्टिकोण वैसा ही था। निर्मम और क्रूर ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट में गांधी जी अन्य नेता अंग्रेजों को मार भगाओ, अंग्रेजों को, और भी जो नीति थी, लेकिन गांधी जी के लिए साध्य के साथ साथ साधन की पवित्रता भी उतना ही महत्व रखता था। अरे सुभाष चंद्र बोस जी रहते हैं, ये क्या होता है, भारत से निकलते हैं, अफगानिस्तान पहुंचते हैं, अफगानिस्तान से ऑरलैंडो मोसेट्टा के पासवर्ड से, फिर पासपोर्ट से रूस जाते हैं। हिटलर जब रूस पे आक्रमण करता है तो रूस से निकल करके जर्मनी जाते हैं। हर जगह जाने का उद्देश्य क्या था कि किसी भी तरह अंग्रेजों को भारत से पराजित करके भगाया जाए, खदेड़ा जाए। एक तरीके से चाणक्य नीति का दृष्टिकोण रहता है, अवसरवादिता का दृष्टिकोण रहता है। सुभाष चंद्र बोस की भी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति कहीं से कम नहीं आंका जा सकता है। देश के प्रति जो उनकी स्वामी भक्ति है, देश के प्रति जो उनका लगाव है, गांधी जी से लेस मात्र हम कम नहीं कर सकते। जरा ना सिलेबस की सीमा से निकल जाइए ना, सिलेबस की सीमा से निकलेंगे तो असल में मजा तभी आएगा। ऐसा सोचिए कुछ नया समझने का अवसर मिल रहा है, कुछ नया सीखने का अवसर मिल रहा है। सुभाष चंद्र बोस की भी देशभक्ति लेस मात्र गांधी जी से कम नहीं थी, परंतु गांधी जी महान कैसे भाई? सुभाष चंद्र बोस चाणक्य नीति, हिंसा का समर्थन कर रहे थे, परंतु गांधी जी के लिए साध्य क्या था? सबको अंग्रेजों से स्वतंत्रता चाहिए थी। साध्य मतलब अल्टीमेट गोल, फाइनल डेस्टिनेशन क्या था? एवरी नेशनल लीडर्स दे वर सीकिंग द फ्रीडम फ्रॉम द टायरेनिकल ब्रिटिश रूल। स्वतंत्रता सबको चाहिए थी। गांधी जी का सोचने का नजरिया अलग। गांधी जी के लिए साध्य से ज्यादा साधन की पवित्रता। स्वतंत्रता तक पहुंचेंगे, लेकिन कैसे पहुंचेंगे? अहिंसा के माध्यम से पहुंचेंगे, सत्याग्रह करके पहुंचेंगे। ये दृष्टिकोण ही क्या था? ये दृष्टिकोण की महानता, जो विचारधारा की पवित्रता है, यही गांधी जी की अलग थी। पूरा देश हाय तौबा मना रहा है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में 22 पुलिसकर्मी मारे गए, गांधी जी ने आंदोलन को वापस लिया। पूरा देश हाय तौबा मचा रहा है, लेकिन गांधी जी का क्या कहना है? आजादी हमें अंग्रेजों को मार करके अगर उनकी खून की नदियां बहा करके पाया तो ये कौन सी मानता है? आजादी चाहिए, लेकिन हमें अहिंसा के तरीके से चाहिए, अहिंसात्मक माध्यम से चाहिए। अभी भारत राष्ट्र के रूप में आपकी समझ शायद उस ऊंचाई पर, उस पवित्रता पर नहीं होगा। आप बिपिन चंद्र का पढ़ लीजिए, स्वतंत्रता संघर्ष और आजादी के बाद भारत पढ़ लीजिए, थोड़ा आराम से पढ़िएगा। वादा कर रहा हूं कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश की महानता का इल्म, एहसास वो पुस्तक जरूर करा देगी। पूरी दुनिया का राष्ट्रीय आंदोलन किस तरीके से चला भाई? पूरी दुनिया का राष्ट्रीय आंदोलन, खून की नदियां बहाई गई थी। इस पूरे विश्व में हम थे भाई, और हमारे गांधी जी थे, हमारा देश था, हमारे बापू थे, जो अहिंसा शर्त थी कि आजादी तक पहुंचेंगे, लेकिन अहिंसा के माध्यम से पहुंचे। अगला गांधी जी की महानता क्या है? राजनीतिक दृष्टिकोण हो गया। गांधी जी का सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण की जो महानता है, जो पवित्रता है, वो तो भाई मतलब वही कह रहा हूं ना कि पूरी दुनिया में ले जाकर के, जो मेरा एक बड़ा टिपिकल, बड़ा ही मतलब पेट वर्ड यूज करता हूं कि पूरे विश्व के इतिहास को पढ़ लीजिए, दिया लेकर के भी खोजेंगे तो भारत जैसा देश आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और ताल ठोक के कह रहा हूं, ना भूतो ना, अरे जब बीज सही बोए होंगे तभी तो फसल काटेंगे, तो बहुत ताल ठोक के कह रहा हूं कि ना भूतो ना भविष्य। और हमेशा अपने भगवान का शुक्रगुजार रहिए कि इस देश भूमि पर जन्म लिया है।
सामाजिक दृष्टिकोण क्या था भाई गांधी जी का? हर नेता के दौर में, तिलक जी भी जिंदा थे, तिलक जी की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन हुआ था। लाला लाजपत राय भी जिंदा थे, अक्टूबर 1928 में मरे थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी भी जिंदा, सब कोई था भाई। सबकी निगाहों में, सबकी दृष्टिकोण में क्या था कि ये इनके इन प्रकार अंग्रेजों से, मतलब भारत स्वतंत्र हो जाए, यहां तक सब लोग देख रहे थे। एक देश में गांधी जी थे कि भारत स्वतंत्र हो जाए, केवल वो यही नहीं तक सोच रहे थे, स्वतंत्रता के बाद का भारत कैसा हो वो उस पर भी काम कब से कर रहे हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग ईयर्स ऑफ हिज अपीयरेंस इन द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। सबको देश की आजादी दिख रही थी, गांधी जी को आजाद भारत कैसा हो उसकी तैयारी भी वो अपने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष से शुरू कर दी। हमारे और पाकिस्तान में, अगर मान लीजिए पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क बना, अगर हम भी एक हिंदू मुल्क बन गए रहते हैं 1947 में, तो हमारे और पाकिस्तान में फिर क्या अंतर रह जाता भाई? अगर हम ये घोषणा करते कि नहीं अन्य धर्म के लोग यहां से भाग जाओ और हिंदुस्तान हिंदुओं का देश रहेगा, तो पाकिस्तान की सोच और हमारी सोच में क्या अंतर रह जाता? ये गांधी जी की वैचारिक पराकाष्ठा थी। गांधी जी भावी भारत की, अंग्रेज हमारे खून में क्या डाल रहे हैं, फूट डालो और राज करो। अभी तो लास्ट वाले क्लास में आपने देखा 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा हो रही है, और गांधी जी क्या कर रहे हैं भाई? गांधी जी कह रहे हैं कि तू डाल डाल तो मैं बात बात, आप हमको बांटने की राजनीति करेंगे तो हम देश को जोड़ने की राजनीति करेंगे। आप हमारे रगों में विष बोएंगे, जो वो अपने हाई स्कूल या इंटर में आपने पढ़े होंगे ना कि जो तुमको कांटा बोए बोए तुम उसको फूल, जो आपकी राहों में कांटा बिछाए, जरूरी नहीं है कि उसको कांटे से ही प्रतिवाद दिया जाए, उसके राहों में फूल लगाया जाए। तो हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके क्या मिल जाता? लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता से हमारी पवित्रता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। गांधी जी का दृष्टिकोण ये था कि आजाद भारत में अंग्रेज जब छोड़ के जाए तो हिंदू मुस्लिम से न लड़े, सिख मुसलमान से न लड़े, एक ऐसा मुल्क हम बनाएंगे जहां पे सब हिंदू मुस्लिम एकता मींस की सामाजिक सद्भावना का संदेश दे रहे हैं। अरे अंग्रेजों से आने के पहले कौन से हम बहुत बड़े वो थे भाई? अंग्रेजों के आने से पहले कौन से हम बहुत बड़े कह दिया जाए कि दूध के धुले थे? सामाजिक रूप से मैं बात कर रहा हूं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं। एक वर्ग को तो हमने अछूत बना ही दिया था। हमारे यहां पे शूद्रों की स्थिति क्या थी? अमानवीय, they were living in the, we were behaving like the humiliating behavior, we were having the humiliating behavior towards the शूद्र कम्युनिटी। गांधी जी को यह कतई मंजूर नहीं था कि भाई जो गलतियां अतीत में हो गई, दलित रहे होंगे, अछूत रहे होंगे, लेकिन आजाद भारत में कोई भी छुआछूत नहीं होगा। शायद वो गीत की पंक्तियां सुने ना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो भावी भारत, आजाद भारत कैसा होगा? गांधी जी इसकी तैयारी राष्ट्रीय आंदोलन से ही क्या कर रहे हैं भाई? छुआछूत उन्मूलन की बात कर रहे हैं, छुआछूत उन्मूलन की बात कर रहे हैं। किसी भी नेता के दिमाग में, दिलो दिमाग में ये बात नहीं है कि हमारे यहाँ पे हम ही ने अपने कौन सा प्राचीन काल में अंग्रेज थे भाई, कौन सा प्राचीन काल में मुसलमान थे? कुछ गलतियां हमसे हुई कि हमने अपने ही समाज के एक वर्ग को अछूत बना दिया। गांधी जी ने कहा कि नहीं, आजाद भारत में छुआछूत उन्मूलन नहीं होगा। आर्टिकल 17 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अगला भाई, अगर केवल हम ये जपते रहें कि भारत महान, मेरा देश महान, और ये विश्व गुरु का भी माला जपते रहें कि विश्व गुरु बनेंगे और ये करेंगे, और सोच में परिवर्तन अगर नहीं करेंगे, केवल महानता का माला जपने से तो महान बनेंगे नहीं। गांधी जी को पता था कि केवल बड़ी बड़ी बातों से हम इन पश्चिमी देशों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर आजाद भी हो गए तो बड़ी बड़ी बातों से इन पश्चिमी देशों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, बड़े बड़े अधिकार देकर के हम इन पश्चिमी देशों का मुकाबला कर पाएंगे। हमारी जनसंख्या में लगभग आधा जनसंख्या महिलाओं की भी है। जब देश की आबादी की लगभग आधा जो है लैंगिक जो कहा जाता है जेंडर इनइक्वालिटी, जब देश की आधी जनसंख्या महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, एक वर्ग को हाशिए पे रख करके आप विश्व गुरु तो नहीं बन सकते हैं। अरे भारत में महिलाओं के बारे में भाई एक लाइन में जो कहा जाता है, अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। हमारे यहां आज भी गांव में अगर देखिए भाई, जो सामंतवादी, जो फ्यूडल माइंडसेट ऑफ द फैमिली है, वो सोचता है बहू जाकर के अगर नौकरी करेगी तो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाएगी। आज भी घर की बहू बेटियों को आन बान शान मतलब पढ़ने के लिए भेजो, मत कुछ भी बाहर गई ऊंच नीच हो गया तो बदनामी हो जाएगी। गांधी जी को अंग्रेजों से आजादी चाहिए था, लेकिन आजाद भारत पे कोई काम नहीं कर रहा था। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ वुमेन। क्या कहना है? जब तक महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे नहीं बढ़ेंगी, एक राष्ट्र को देश के, विश्व के अग्रणी राष्ट्र के रूप में हम स्थापित नहीं कर सकते।
पूरा इतिहास आपके सामने पड़ा है भाई। कोई भी एक युग बता दीजिए जो भारतीय इतिहास का, वैदिक का। दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, तो ऋग्वेद की ओर लौटो कहते हैं। ऋग्वेद में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, उपनयन का अधिकार था। जब जब देश की बेटियों को अवसर मिला है, जब जब देश की बेटियों को हमारे समाज ने मौका दिया है, तब तब उन्होंने अपनी भूमिका को आशा से बढ़कर, अपनी सामर्थ्य से बढ़कर के साबित किया है। घोषा है, अपाला है, विसुधारा है, नीनावरी है, सिक्ता है, ये उस दौर में विदुषियां हुआ करती थी। तो गांधी जी का दृष्टिकोण क्या था? गांधी जी का दृष्टिकोण था कि महिलाओं को समानता देकर के ही हम, गांधीवादी विचारधारा। क्यों एक युग का नाम एक व्यक्ति पे पड़ा, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण है। आइए भाई गांधी जी का अगला देखा जाए। गांधी जी का आर्थिक दृष्टिकोण क्या रहता है? तो आर्थिक दृष्टिकोण, गांधी जी का सोचना है कि जरूरी नहीं है कि केवल हथियार उठा करके ही अंग्रेजों को हम भारत से बाहर करें। गांधी जी कहते हैं असहयोग कीजिए, मींस की बहिष्कार कीजिए भाई। आर्थिक दृष्टिकोण बहिष्कार, किसका बहिष्कार? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार कीजिए, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार कीजिए। और उसकी जगह पे क्या कहते हैं? उसकी जगह पे कहते हैं स्वदेशी का प्रचार प्रसार। स्वदेशी का प्रचार प्रसार, स्वदेशी के प्रचार प्रसार में चरखा और खादी की बात करते हैं। क्या सोच था भाई, क्या सोच था? परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में आप लोग सुने होंगे। घर में दादा दादी को माना जाता है, बूढ़े का मतलब भी माना जाता है। बूढ़े हैं इसका मतलब कुछ का नाम नहीं है। बूढ़े हैं तो क्या करेंगे? नाती और पोतों को, जो कहा जाता है चंगू और मंगू जो है, उनको खिलाएंगे। महिलाओं के बारे में अवधारणा बना दी गई कि महिलाएं कहां पे रहेंगी? घर की चारदीवारी के अंदर रहेंगी। गांधी जी ने कहा चरखा, मतलब ऐसा नहीं है, उनका दृष्टिकोण रहता है कि जब भी महिलाएं दिन भर काम नहीं करेंगी, खाना बनाने के नाम पे उनका दिन भर काम नहीं है भाई। खाना बनाना 2-3 घंटे का काम सुबह और शाम। कहते हैं जब जिसको मौका मिले चरखे पे काम कीजिए। घर के जो वृद्ध पुरुष हैं, जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगे हैं, उनको भी चरखा दीजिए, घंटा 2 घंटा वो भी उस पे काम करें। चरखे पे काम करने से क्या होगा? खादी स्वदेशी है। लोगों में स्वदेशी का अगर प्रचार प्रसार किया जाएगा, अगर लोग खादी पहन रहे हैं तो घर का पैसा घर में ही रहेगा। अगर खादी पे लोग पैसा खर्च कर रहे हैं भाई, तो किसके घर में जा रहा है? जो बूढ़े दादा दादी 2 घंटा काम चरखे पे कर रहे हैं, जो महिलाएं 2 घंटा काम चरखे पे कर रही हैं। इट मींस व्हाट? इट मींस दिस इज द एडिशनल सोर्स ऑफ द इनकम। एक अलग से क्या होगा? एक अलग से जो है आय का साधन होगा। आप अपने अगल बगल देख लीजिए, जिस घर में पुरुष और महिला दोनों कमा रहे हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को देख लीजिए। इससे क्या होगा? भारतीय परिवारों का आय शक्ति क्षमता बढ़ेगी, परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगा। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, कहां पे चर्चा कर रहे हैं कि गांधी जी अन्य से अलग कैसे हैं? उनका जो दृष्टिकोण है, वो विचारधारा जो है वो क्या है? गांधी जी का नैतिक दृष्टिकोण क्या था भाई? गांधी जी का नैतिक दृष्टिकोण क्या था? तो नैतिक दृष्टिकोण इनका था अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट। जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति भूखा और नंगा है, इसके लिए फिर कौन जिम्मेदार है? उस समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उस समाज का सक्षम वर्ग। वो लाइनें सुने ना कि अभी कहां आराम वदा, ये तो मूक निमंत्रण छलना है, अभी तो हमको मीलों आगे चलना है। गांधी जी का नैतिक दृष्टिकोण क्या है कि हर व्यक्ति तक अनटू द लास्ट, कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में गरीब नहीं रहना चाहिए, कोई भी व्यक्ति जो है वंचित वर्ग नहीं रहना चाहिए। ये उनकी विचारधारा की पवित्रता थी। अब गांधी जी का अगला नैतिक दृष्टिकोण क्या है? सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। उसे हिंदी में क्या कहेंगे? सामान्य जीवन और उच्च सोच, और उच्च सोच, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आज की नेताओं की तरफ फॉर्च्यूनर में नहीं चलना है, अधनंगे फकीर बन के पूरे जीवन चले। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सामान्य तरीके से रहते थे, लेकिन विचारधारा ही क्या है? विचारधारा ही सबसे अलग है। गांधी जी का सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या था भाई? सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या था? तो गांधी जी का सांस्कृतिक दृष्टिकोण हमेशा वो समाज को जोड़ने का प्रयास किए, विविधता में एकता की बात किया, विविधता में एकता की बात किया। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या था? एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना। अगला जो है धार्मिक सहिष्णुता की नीति, धार्मिक सहिष्णुता की नीति। और इसी का ये देन है, इसी का ये देन है कि आज देश में चाहे जितना भी उन्माद हो, लेकिन देश का प्रगतिशील वर्ग, देश का बुद्धिजीवी वर्ग और देश का जो तार्किक चिंतनशील वर्ग है, वो कभी भी जाति पाति के मुद्दे पर, कभी भी धार्मिक भेदभाव पे नहीं जाता है। इसीलिए हमारा देश क्या है भाई? हर धर्म, हर जाति का निवास स्थान होते हुए भी दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। चलिए भाई, गांधी जी की विचारधारा समाप्त हुआ। कहीं पे कोई डाउट है तो फटाफट बोलिए। जो भी पॉइंट मैंने डिस्कस किया, कहीं पे कोई डाउट है तो फटाफट बोलिए। एक और प्रश्न लिखिए। ये गांधीवादी विचारधारा में हर विचारधारा हो गया, ठीक है। एक प्रश्न और लिखना है, लिखिए।
गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति राजनैतिक दृष्टिकोण किस प्रकार अपने समकालीन दौर के नेताओं से भिन्न था। अब आपको लग रहा होगा तुरंत ये चंपारण क्यों नहीं शुरू हो जा रहा है, 1917 में चंपारण हुआ, 1918 में खेड़ा हुआ, ये सब क्यों नहीं चल रहा है। आपको लग रहा होगा काम वाली चीजें क्यों नहीं, एकदम से जो फैक्चुअल डेटा है वो क्यों नहीं आ रहा है। प्रश्न इस बार का मेंस का देखे थे ना, गांधी जी का शिक्षा राष्ट्रवाद पर रविंद्रनाथ टैगोर से भिन्नता के बिंदु को स्पष्ट करें। तो कहने का क्या है भाई, कहने का मतलब यह है कि ऐसे भी प्रश्न अब आप पूछे जा रहे हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अनटू द लास्ट गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत रहता है। करंट का प्रश्न है सर, अनटू द लास्ट क्या है। गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत रहता है, किसी और भी उस मुद्दे पे आया जाएगा, सब विस्तार चर्चा कर दिया जाएगा। अब गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जो राजनीतिक दृष्टिकोण किस प्रकार भिन्न है। अब बहुत सारे ऐसे समझदार होंगे जिनको लगता होगा कि पिछला वाला जो बताया वही वाला उत्तर इसमें भी ठोक देते हैं। आपको उस मर्यादा का हमेशा ख्याल, आप आईएएस के एस्पायरेंट है भाई ना, छोटे छोटे शब्द बदलेंगे उत्तर बदल जाएगा, ऐसा नहीं कि वही वाला उत्तर इसमें भी डाल देंगे। राजनीतिक दृष्टिकोण किस, देखिए कुछ लोग लिख रहे हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाला जो दृष्टिकोण है, सत्य और अहिंसा वाला दृष्टिकोण है। जब वही वाला रहता तो फिर से प्रश्न लिखवाने की जरूरत क्या थी। तो गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण क्या है भाई। तो गांधी जी संघर्ष विराम संघर्ष की नीति पे चलते थे। संघर्ष विराम संघर्ष की नीति पर चले। गांधी जी का जन आंदोलन था, चल पड़े जिधर दो डगमग पग, चल पड़े उधर लाखों पग। लव यू बेटा, आपका मैसेज मैंने देख लिया। वर्षा जो है, मैंने आपके अभिवादन को स्वीकार किया, बार बार देने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति। सबको लगा कि गांधी जी बेवकूफ है, जैसे मैंने कहा ना, आपकी उम्र में क्या है, आपकी उम्र में जो है आपको भी लग रहा होगा कि क्या गांधी जी पे सब हमारे जो है केमसों के पीछे पड़ गए। उस दौर के अधिकांश जो बड़े बड़े नेता थे उनको भी गांधी जी बेवकूफी समझ में आते थे, उनको भी गांधी जी बेवकूफी समझ में आते थे। तो मुद्दे की बात क्या है भाई, मुद्दे की बात है कि जहर को जहर मारता है, नहीं मैं गांधी बात समझा रहा हूं, आग को पानी से बुझाया जा सकता है, जहर को जहर मारता है, लोहा को लोहा काटता है, ये कला ये विद्या हर नेता सिखा हुआ था। गांधी जी का अलग दृष्टिकोण था। गांधी जी जब आंदोलन वापस लिए, चौरी चौरा कांड के बाद जब आंदोलन वापस लिए, पूरा देश स्तब्ध था और सबको लगा गांधी जी हाय तौबा जो मचाना होता है। अरे पहला अटेम्प्ट में मान लिया आपका आईएएस नहीं निकला, क्या कहानी खत्म हो गई क्या। आप 1 साल तक यूपीएससी से लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर पहले अटेम्प्ट की कहानी असफल हो गए तो थोड़ा सा जो कहा जाता ना, आंखें मलकर नेत्र सजल कर बहता हुआ पानी कहेगा यही कहानी। यहां कहां बैठ गए हमदम, उठो चलो देखो दूर इंतजार में खड़ी है जिंदगानी। कोई एक असफलता आपकी वास्तविक असफलता नहीं है। पहले प्रयास में अगर आईएएस नहीं निकला उसका कोई मतलब नहीं है भाई। फिर से जो कहा जाता ना कि अभी सुना है ना, आंखें मलकर नेत्र सजल कर, थोड़ा सा फिर से उठ के खड़ा होइए और फिर से जो कहा जाता है दो हाथ यूपीएससी को फिर से ललकारिए कि गिरा हूं लेकिन पराजित नहीं हुआ हूं, फिर से आ रहा हूं। लगना यूपीएससी को भी लगना चाहिए ना, पाला किससे पड़ा हुआ है। गांधी जी का भी वही दृष्टिकोण है कि एक ही बार में अंग्रेजों से, कौन है भाई, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के कनाडा तक की साम्राज्य की शक्ति है, और किस तरीके से आंदोलन को कर रहे हैं। तो आंदोलन को आम जनता की शक्ति से कर रहे हैं, आंदोलन को सत्य और अहिंसा की शक्ति से कर रहे हैं, आंदोलन को युवाओं के सहयोग के साथ, जो घर परिवार के लोगों के साथ, महिलाओं की शक्ति के साथ, हिंदू मुस्लिम को जोड़ करके कर रहे हैं। वो अभी इजराइल और फिलिस्तीन और यूक्रेन और रूस का जो कहानी चल रहा है, हम उससे अलग है भाई। और इसी को आप 20-22 साल के लड़कों को मैं यही 1 घंटे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। We the Indians, we are not like the Russian and Ukrainian, we are not like the Israeli and the Palestinian. Something we are having our different history, our unique history. तो मुद्दे की बात है कि जब महिलाओं के सहयोग से, अरे कौन चाहेगा, किस घर का बाप चाहेगा भाई मेरा बेटा आंदोलन में गया हुआ है जाके मर जाए। कौन बाप और कौन परिवार इसे बर्दाश्त करेगा कि मेरे घर का जवान बेटा आंदोलन में गया है, जाके पुलिस की गोलियों से भून दिया जाए। गांधी जी को अभी मैं कह रहा हूं, उनकी नैतिक विचारधारा भी थी। नैतिकता था कि जब किसी के कलेजे के लाल से किसी के कलेजे के टुकड़े को लेकर आंदोलन में जा रहा हूं तो उसकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए अहिंसा के मार्ग पे चलना है। जन आंदोलन है तो जन आंदोलन के कितना दिन एक लड़का स्कूल छोड़ेगा, कितना दिन कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ेगा भाई। तो हर आंदोलन की अपनी ऊर्जा होती है। ऊर्जा मींस की संघर्ष, साल 2 साल संघर्ष किए और उसके बाद क्या हुआ, साल 2 साल के बाद उनके ऊपर दबाव बनाया, फिर विराम कर दिए। 1922 में आंदोलन वापस लेना, गांधी जी बेवकूफ नहीं थे, गांधी जी पागल नहीं थे। असल में
वही मैं कहा ना कि जहां पे सब लोग सोचना समाप्त करते थे गांधी जी, विराम की अवस्था में क्या करते थे? विराम की अवस्था में गांधी जी पैदल गांव से गांव जाते थे, चरखा की प्रचार करते थे, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, हरिजनों उत्थान की बात करते थे। इस तरीके से वो आम जनता से जुड़े रहते थे। और जब जरूरत पड़ती थी कि एक नया आंदोलन करने का समय आ गया है, गांधी जी की एक आवाज पे लाखों की भीड़ उनके पीछे चलती थी। और यही गांधीवाद था, यही गांधी जी की अपनी जो कहा जाता था कि साधना थी। फिर से जब आम जनता उजागर करती थी, फिर से संघर्ष शुरू हो जाता था। और यह सहयोग आंदोलन, फिर विराम हुआ, 8 साल के विराम के बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर से विराम हुआ, फिर 10 साल के बाद फिर से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या था कि अहिंसा के माध्यम से याद आती थी। उंगली माल जो डाकू था, उसकी कहानी सुने होंगे ना। तो गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण, पहला दृष्टिकोण संघर्ष विराम, संघर्ष की रणनीति। अगला राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति क्या दृष्टिकोण है भाई? दबाव, समझौता, बनाम बनाम दबाव की राजनीति, दबाव की राजनीति। गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से लाखों की भीड़ सड़कों पर उतार करके क्या करते थे? ब्रिटिश सरकार को दबाव में लाते थे। जब ब्रिटिश सरकार दबाव में होती थी, उनको पता था कि एक झटके में कोई भाई आपको आजादी देके चला जाएगा, जो पसंद 150 सालों से 1757 से लेकर 1920-30 आ गया है। उनको पता था एक झटके में आजादी नहीं मिलेगा। जब दबाव बनता था तो क्या हुआ था? 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन खुद झुका था। जब लगा कि गांधी जी आर पार के मूड में है, तो क्रिप्स मिशन के लिए अंग्रेजी सरकार खुद समझौता की थी। हाथ पहले उन्होंने आगे बढ़ाया था। तो अंग्रेजी सरकार पे जन आंदोलन के माध्यम से दबाव बनाना चाहते थे। दबाव बना करके क्या होता था? लाखों की भीड़ सड़कों पर उतरती थी। और वो भी किस तरीके से? अहिंसा। अहिंसा करने वाले को गोली कैसे चला सकते हैं भाई? गांधी जी अंग्रेजों के गले की वो हड्डी थे ना, जो हमने गांधी जी को महान बनाया। उसी अंग्रेजों ने, उसी यूरोपीय मुल्क के लोगों ने गांधी जी को महानतम बनाया। कान खोल के सुनिएगा कि गांधी जी को हमने ग्रेट बनाया और उस पश्चिमी विश्व के लोगों ने गांधी जी को ग्रेटेस्ट बनाया। उस मुकाम पे लाकर के छोड़ देते थे कि इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य के समझ में ही नहीं आता था कि अब करे तो क्या करे। लाखों लोग सड़क पे हैं, किस रूप में है भाई? अहिंसा के रूप में है। अहिंसा के लोगों पर अगर लाठी चलवाएंगे तो गांधी जी एरू गैरू तो थे नहीं भाई, सिविल टेन से पढ़ के आए हुए थे। उसी साउथ अफ्रीका में 20 साल रखे, ईंट से ईंट बजा दिए थे। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि सरकार दबाव में आती थी। उनको लगता था अगर मारेंगे तो गांधी जी पूरी दुनिया में घूम घूम के कहते थे कि ये सरकार क्रूर है, ये निष्ठुर है, ये निर्दयी है। चलिए भाई, मिट्टी पलीत हो गई अंतरराष्ट्रीय मंच पे। अगर सरकार कुछ नहीं करती थी तो गांधी जी फिर से दुनिया भर घूम के यही कहते थे कि अहिंसा की शक्ति को समझो, अहिंसा की मर्यादा को समझो। देखो सरकार जो है, तुम अहिंसक हो इसलिए सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। वो गले की हड्डी थे, ना तो सरकार निकल पाती थी, ना तो उगल पाती थी, तुरंत नतमस्तक होती थी। जैसे गांधी जी का दबाव होता था, सरकार समझौता के मूड में आती थी, कुछ न कुछ भारत के पक्ष में देती थी। गांधी जी जब भारत के पक्ष में पा जाते थे तो उसको ना काफी कहते थे, कहते थे हम खुश नहीं हुए। और फिर से क्या करते थे? अगले चरण के दबाव की राजनीति। फिर से दबाव बनाएंगे, फिर से। अरे 1935 में लगभग देश आजाद हो गया था भाई। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से लिए गए। 1935 में ही क्रांति स्वायत्तता 1935 में ही मिल गया था। ये गांधी जी की क्या थी? गांधीयन पॉलिटिक्स थी। अगला क्या है भाई? गांधी जी का जन आंदोलन पर, गांधी जी का जन आंदोलन पर अत्यधिक विश्वास। इसीलिए गांधी जी आम जनता के बीच में इतना ज्यादा रहते थे। जन आंदोलन की शक्ति का उन्हें एहसास दक्षिण अफ्रीका से ही हो गया था। ये इनकी अलग दृष्टिकोण रहता है। अन्य नेता आम जनता से जुड़ नहीं पाए। नरमपंथी तो शहरों की आम जनता से नहीं जुड़ पाए, गरमपंथी गांव की आम जनता से नहीं जुड़ पाए। जहां पे कोई नहीं जुड़ पाया, गांधी जी ने शुरुआत ही वहीं से किया। अगला क्या है भाई? गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक जो दृष्टिकोण है, एक मसीहा ही थे भाई ना। मसीहा पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान के 65 करोड़ रुपए के सबको लगेगा गांधी जी, अभी जो भी छिछली मानसिकता का होगा उसे लगेगा कि उस पाकिस्तान के लिए गांधी जी आप बैठ गए जो है उस पे धरना प्रदर्शन पे बैठ गए। उस पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान ने हजारों हजार अपनी बहन बेटियों का के साथ दुराचार किया, सबको लगा कि गांधी जी उसके लिए 65 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। परंतु आज ये मुल्क अगर बना हुआ है, आज हमारे जो कहा जाता है हिंदी है, हम वतन है, ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। बच्चों जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अगर हमारे भारत के गुलदस्ता में, भारत रूपी गुलदस्ता में केवल हिंदुओं के फूल होते हैं तो शायद ये गुलदस्ता उतना आकर्षक नहीं लगता। हमारे गुलदस्ता में हिंदी है, हम वतन है, ये हिंदुस्तान हमारा, ये किसी हिंदू ने नहीं लिखा था, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा।
जर्मनी में केवल जर्मन नस्ल के लोग हैं, इटली में केवल इटालियन लोग हैं, स्पेन में केवल स्पेनिश लोग हैं। कौन सी महानता, कौन सा तीर मार लिए भाई आप? हमारे गुलिस्तान में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं। असल में गुलदस्ता ये है, हर रंग के फूल हैं। पिछली मानसिकता से सोचिएगा तो लगेगा कि अरे बेवकूफी की। अगर थोड़ा समग्र मानसिकता से सोचिएगा तब समझ में आएगा कि गांधी जी ने क्या किया। तो सामाजिक दृष्टिकोण भाई, आज अगर आप पढ़ रहे हैं गांधी जी ने महिला सशक्तिकरण की बात किया, कल आप अपने घर में कहेंगे कि नहीं। हर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी क्या है? जो भी गांव से जुड़ा हुआ बच्चा है, अगर संयुक्त परिवार है, 15-20 लोगों का परिवार है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से है, घर की इनकम 25-30 हजार रुपए है, आप उस घर की कहानी, हर घर की कहानी की मम्मी और दादी सबको पहले पापा खाना खा लेंगे, आप खाना खा लेंगे, चाचा खाना खा लेंगे, फिर घर की महिलाएं अंत में खाएंगे। क्यों भाई? पहले सब अपने कलेजे के टुकड़े को, आप लाल है भाई, आप गए दिल्ली से घर पे, तो मां सोचेगी पहले हमारा बेटा खा ले, पनीर की सब्जी बना पहले आप खा लीजिए। जो बचा खुचा बच गया उसी में वो संतोष कर लेती है। आज आप पढ़ रहे हैं कि गांधी जी ने महिला सशक्तिकरण की बात किया, कल आपको भी लगेगा मम्मी तुम अंत में खाना क्यों खाती, मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। अगर कहीं ये भाव आपके अंदर आ गया तो गांधी जी सफल है। अगर आप 20-22 साल के लड़कों में ये भाव जग गया कि मम्मी तुम अंत में खाना क्यों खाती हो, मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, तो गांधी जी का ये सामाजिक दृष्टिकोण सफल है। महिला सशक्तिकरण, हिंदू अभी मैं कहा हमारे गुलिस्तान में हर रंग के फूल हैं। अरे हमने नहीं भाई, मतलब मैं जरा शिद्दत से मैं कह रहा हूं आईएएस के सिलेबस से बाहर निकलिए। थोड़ी देर के लिए मैं झकझोर देना चाहता हूं कि आईएएस की तैयारी के मानसिकता से क्लास को मत देखिए। इस मानसिकता से देखिए कि हमारे देश में धन है हम लोग के, हमारे देश में ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ। हमने नहीं किया, कहा था। अगर अपने मुंह मियां मिट्टू बना जाए ना तो उसकी कोई वकालत नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन इतना बड़ा महान वैज्ञानिक 20वीं शताब्दी में कोई नहीं हुआ। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं करेंगी कि इस हाड़ मांस का व्यक्ति भारत में पैदा हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं करेंगी कि इस हाड़ मांस का व्यक्ति भारत में पैदा हुआ था। अब बच्चों यहां पे फिर वही कहना चाहूंगा ना कि कुछ तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों से रही है और सदियों तक रहेगी। ये विचारधारा की ये पवित्रता, विचारधारा की ये पवित्रता। अभी मैं एक लाइन में कह रहा हूं कि अगर हम लोगों ने भी कह दिया रहता कि भाई हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का रहेगा, हिंदुओं का रहेगा, आज कौन सी मैं कहानी आपको, अगर 70-75 साल पहले ये हो गया रहता तो आज मैं क्लास में आपको कौन सा इतना उत्साह में भारत की कहानी सुनाता, उसमें कौन सी गर्व की बात होती। क्लास की शुरुआत ही मैंने कहा ना कि गांधी जी स्वतंत्रता के बाद का भारत कैसा हो, इसकी तैयारी उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों से शुरू किया था। एक लाइन और भी सुन लीजिए कि मैंने अभी कहा गांधी जी को महान हमने बनाया, वी मेड द गांधी जी द ग्रेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, बट दैट द वेस्टर्न पीपल्स दे मेड द गांधी जी द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। हमने महान बनाया लेकिन महान तब उन्हीं पश्चिमी विश्व के लोगों ने बनाया। कैसे भाई? उनकी प्रवृत्ति क्या थी? वो बिच्छू थे, वो डंक मारने की प्रवृत्ति थी। मैंने कहा ना कि अगर उनकी भी जिद है यहीं पे बिजलियां गिराने की, कह दो खुदा से कि हमारी भी जिद है यहीं पे आसियां बनाने की। कहानी शुरू होगी। अभी जालियांवाला बाग होगा और जालियांवाला बाग में निर्मम तरीके से 10 मिनट तक गोलियां बरसाई गई थी। किसके ऊपर भाई? 13 अप्रैल का दिन था। अगर गांव से होंगे बच्चों तो गांव में मेला लगता है, अभी दशहरा आएगा, दिवाली आएगा, मेला लगता है। आप भी बचपन में अपने दादा के साथ, अपने चाचा के साथ उनके कंधे पे बैठ के, साइकिल पे बैठ के, गाड़ी पे बैठ के मेला देखने, या आप भी जाएंगे। 13 अप्रैल का दिन बैसाखी का दिन था। अमृतसर में किसानों का त्योहार था, मेला लगा हुआ था। कोई अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, कोई अपने घर की बहन को लेकर के, कोई अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के मेला देखने गए थे। और हिंसक तरीके से भीड़ इकट्ठा थी और वहां पे वो सनकी जो जनरल ओडायर था उसने निर्मम हत्या का आदेश दिया और 10 मिनट तक किस पे गोली चलाई गई? जो निहत्थे लोग थे। भारत ने ही इसका विरोध नहीं किया। विश्व का, उसी पश्चिमी विश्व के जो भी प्रगतिशील लोग थे, जो भी तार्किक लोग थे, जो भी बुद्धिजीवी लोग थे, उनको लगा कि ये गलत हुआ। हमारे मुल्क में, हमारे देश में, हमारी मिट्टी पे रहकर के आप हमारे ही लोगों पे गोलियां चला रहे हैं। कौन सा वो खून होगा, कौन सा वो पत्थर दिल इंसान होगा जो ये नहीं कहेगा कि मारो। कितने थे भाई, कितने थे? मुट्ठी भर अंग्रेज यहाँ पे थे। करोड़ों 35 करोड़ हमारी जनसंख्या थी। एक एक थप्पड़ अगर मारे रहते ना, एक एक थप्पड़ अगर एक एक भारतीय मारा रहता ना तो लौट के ब्रिटेन भी नहीं जा पाते। और उन्हीं अंग्रेजों के 21 साल 22 साल आईसीएस सेवा की उम्र पढ़ लीजिएगा। उन्हीं अंग्रेजों के 21 साल 22 साल के लड़के जो है यहाँ पे आईसीएस सेवा के लिए आते थे। माँ तो अभी मैंने कहा ना, माँ तो माँ होती है, चाहे भारत की माँ हो चाहे ब्रिटेन की माँ हो। आप खाना खाए कि नहीं, ये माँ जब तक फोन पे नहीं सुनेगी ना तब तक उसका कलेजा तड़प रहा होगा कि मेरा बेटा आज अच्छे से खाना खाया कि नहीं खाया। एक बार फोन करके कह दीजिए ना बुखार आ रहा है, आपसे ज्यादा तबीयत खराब तो माँ बाप का होता है कि अकेले दिल्ली में बैठा है, पता नहीं उसका बुखार ठीक हुआ कि नहीं हुआ। भारत में भी कुछ मन चले थे, दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू किए। बालकृष्ण टापोकर, दामोदर कृष्ण टापोकर, खुदीराम बोस थे, प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे, अनंत कनारे थे, मदन लाल ढींगरा थे, रासबिहारी बोस थे, सचिन सान्याल थे।
भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, अशफाक उल्लाह खान थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, सूर्यसेन थे, प्रीतिलता वाडेकर थी, कल्पना दत्त थी, सुनीति चौधरी थी, बीना दास थी। जब इनका ये था कि डर उधर भी उतना, जब वो हमको मार रहे हैं, कुछ मनचले युवा थे, उनको था कि इनको भी उसी तरह से मारो, डर उधर भी कायम रहना चाहिए। जब ये मारना शुरू किए तो अभी कहा ना, भारत की माँ हो चाहे ब्रिटेन की माँ हो, वो भी बेचैन थी भाई कि हमारा बेटा भारत में आईसीएस की नौकरी कर रहा है, महफूज होगा कि नहीं होगा। वो जमाना आज का जमाना नहीं था कि एक बटन दबाएं और वीडियो कॉल और फोन कॉल पे हाँ बेटा कैसे हो। जब माँ बेचैन होती थी तो बाप क्या सुनाता था, कहता था चैन से सो जाओ, जब तक भारत में गांधी जी जिंदा है तुम्हारे कलेजे के लाल को भारत में कुछ नहीं हो सकता है। गांधी को महान हमने बनाया, पर महानतम किसने बनाया कि आप भारत के लोगों को गोली मार रहे हैं, और वहां पे जो बैठी हुई माँ है, जब भारतीयों ने कुछ ने मारना शुरू किया तो वहां पे बैठी उनकी जो माँ है वो बेचैन है कि हमारा बेटा भारत में कैसा होगा, और उन्हीं के लोग सांत्वना दे रहे हैं कि चैन से सो जाओ, जब तक भारत में गांधी जिंदा है तब तक तुम्हारे कलेजे के टुकड़े को कुछ नहीं हो सकता। ये क्या थी भाई, ये गांधी जी के राजनैतिक विचारधारा की, राष्ट्रीय आंदोलन की जो उनका दृष्टिकोण था, उसकी पवित्रता थी। और कैसे अलग थे भाई, तो गांधी जी का अन्य नेताओं से कैसे भिन्न थे, तो गांधी जी का संत सरीखा जो स्वभाव था, संत सरीखा स्वभाव, संत सरीखा स्वभाव क्या था भाई, तो संत सरीखा स्वभाव सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। जब मैंने क्लास बच्चों शुरू किया तभी मैं कहा गांधी जी कोई ऐरू गैरू परिवार से नहीं थे। ये मत समझिएगा कि हमारे घर और आपके जैसे घर से गांधी जी थे। आज जिसके घर में एक विधायक हो जाते हैं ना, गांधी जी के पिताजी कहा ना कि दीवान थे, मतलब दीवान मतलब मंत्री, उस दौर के मंत्री थे। गांधी जी की जीवनी एक बार पढ़ लीजिए, लंदन में रहते थे, कितने हजार पौंड का वो सूट पहनते थे। ऐसा भी नहीं था कि बचपन से ही गांधी जी साधु थे, उन्होंने भी अपनी जिंदगी को जिया था। और उनके जैसा व्यक्ति 1921 ईस्वी में जब विजयवाड़ा सम्मेलन में वो संबोधित कर रहे होते हैं, हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है विजयवाड़ा सम्मेलन को जब संबोधित कर रहे होते हैं, और वहां पे गांधी जी वही चरखा और खादी की बात कर रहे हैं। आवाज मेरी आ रही है? तो गांधी जी कहां रहते हैं भाई, गांधी जी विजयवाड़ा सम्मेलन में रहते हैं। एक कार्यकर्ता कहता है गांधी जी अब खादी खादी करते रहते हैं, खादी बड़ी महंगी है। भारी मशीन का आज भी दिल्ली में जाइए भाई, जो चांदनी चौक है, सरोजनी नगर है, 100 से 150 रुपए का शर्ट मिल जाएगा, हैवी इंडस्ट्री से बने हुए सामान है। गांधी जी कुछ देर मौन रहते हैं, और मौन रहने के बाद कहते हैं खादी अगर महंगी है तो कम पहनो लेकिन खादी पहनो। ये बात किन दिनों की है बच्चों? 1921 की है। गांधी जी कब मरे? गांधी जी 1948 में मरे। आजीवन क्या रहे? आजीवन जब तक जिंदा रहे, आम जनता के लिए खादी महंगी है, आजीवन अधनंगे फकीर बनकर रहे। मींस की जब वही जाते हैं गांधी विन समझौते के बाद, जब जाते हैं लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जब सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियां आधा लंगोट पहन करके चढ़ रहे होते हैं, तो उस समय विपक्ष का नेता कौन था? उस समय विपक्ष का नेता विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल कहा कि महान औपनिवेशिक ब्रिटिश साम्राज्य के ये दिन आ गए कि अब वो अधनंगे फकीर को अपने सामने बैठा के बात करेगा। तो जो संत तरीके का उनका स्वभाव था, सादा जीवन और उच्च विचार, ये गांधी जी का अलग पहलू था। इसीलिए जनता जो है उनसे जी जान से जुड़ी हुई थी। हमारे अपने बीच का कोई है, हमारा कोई अपना है जो हमारी मांगों को, हमारी बातों को रख रहा है। चलिए बच्चों, तो गांधी जी से रिलेटेड जो कुछ मूलभूत चीजें हैं उस पर मैंने आप लोग से चर्चा किया। इसी बहाने 2 प्रश्न आपके हो गए। एक प्रश्न जो था वो मैंने उस दिन भी, जो मेंस का पेपर डिस्कशन कर रहा था उस दिन भी किया था, बड़े विस्तार से किया था। तो अभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण शुरू करने से पहले 3 प्रश्न आप कर चुके हैं। अब मुझे बताइए कि कहीं पे कोई डाउट है इस पूरी कहानी में जो मैंने आप लोगों से चर्चा किया? कहीं पे कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए? चलिए भाई, तो गांधी जी को गोली मारी गई थी। कुछ नादान ना समझ, जो कहा जाता ना अपनी डफली और अपना राग वाले जो लोग हैं, नहीं समझ पाए। ठीक है, आइए भाई, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
और अब जो है, जो आपका अभी तो मेंस के दृष्टिकोण से बात किया जा रहा था, अब प्री के दृष्टिकोण से भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा किया जाए, आगे बढ़ा जाए। गांधी जी का क्षेत्रीय आंदोलन में भागीदारी, गांधी जी पार्टिसिपेशन इन द रीजनल मूवमेंट। क्षेत्रीय आंदोलन में भागीदारी, क्षेत्रीय स्तर पर 3 आंदोलन होते हैं, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। गांधी जी को अभी मैंने आप लोग से क्लास की शुरुआत में बताया, 9 जनवरी 1915 को भारत आगमन हुआ, 2 वर्ष तक गांव-गांव भ्रमण करते रहे। 1916 के गांधी जी वर्ष 1916 ईस्वी में आईएनसी के लखनऊ अधिवेशन में रहते हैं। यहीं पर कौन आता है? राजकुमार शुक्ल आते हैं। राजकुमार शुक्ल कौन रहते हैं? बिहार के स्थानीय नेता रहते हैं, बिहार के स्थानीय नेता रहते हैं। गांधी जी से क्या कहते हैं? गांधी जी से कहते हैं कि एक बार गांधी जी से राजकुमार शुक्ल जो हैं वो मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके कहते हैं कि गांधी जी एक बार बिहार के चंपारण में आइए और यहां के किसानों की समस्या को समझिए। गांधी जी आश्वासन देते हैं, कांग्रेस का अधिवेशन हमेशा दिसंबर में जारी में होता था, कहते हैं अगले वर्ष की गर्मियों में आना होगा। गांधी जी क्या करते हैं? तो 1917 में चंपारण जाते हैं, चंपारण सत्याग्रह 1917। जब चंपारण जाएंगे तो राजेंद्र प्रसाद है, इंदुलाल याग्निक है, मजारुल हक है, नरहरि पारिक है, इन सारे लोगों के साथ जाते हैं। चंपारण की समस्या क्या रहती है? चंपारण के किसानों की समस्या क्या है? तो चंपारण के किसानों की समस्या इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती है। और नील की खेती का कौन सा विधि प्रचलित था? तो नील की खेती का 3 कठिया प्रथा प्रचलित था, 3 कठिया प्रथा प्रचलित था। बिहार से कुछ छात्र अवश्य ही इस क्लास में भी होंगे। बिहार में बिस्वा नहीं बोलते, यूपी वाले जो बच्चे होंगे, आई फील एमपी में भी बिस्वा ही बोला जाता है। एक तो बीघा होता है, बीघा से कम जो होता है उसको बिस्वा बोलते हैं। बिस्वा प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बिहार में कट्ठा कहते हैं, बिस्वा को जो है कट्ठा कहते हैं। तो चंपारण के किसानों की समस्या क्या होती है? गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ जब जाते हैं तो वहां पर नील की खेती का समस्या क्या है? देखिए भाई, आर्यन पटेल है, ये चंपारण से ही है, कोई सिवान से है, कोई गुत्था से, अपने अपने जिले का भी नाम लिख रहे हैं। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि 3 कठिया प्रणाली प्रचलित होती है। अभी मैंने कहा क्या है भाई, यूपी बिहार, अरे यूपी में, एमपी में, आई फील की हरियाणा में भी बिस्वा ही है, बिहार में कट्ठा है। तो मजबूरी क्या रहती है कि जितनी आपके पास, किसी किसान के पास जितनी भूमि है उसके 1/3 भाग पर 3 कठिया, 1/3 ऑफ द टोटल लैंड होल्डिंग्स, दिस वाज द कंपल्सन ऑफ द पीजेंट्री क्लास ऑफ द चंपारण टू कल्टीवेट द इंडिगो क्रॉप। 3 कठिया प्रथा में 1/3 भूमि पर क्या करना है? 1/3 भूमि पर नील की खेती करना है। क्लास 8 वाली अगर एनसीईआरटी आप लोग पढ़े होंगे तो क्लास 8 वाली एनसीईआरटी जो है, चलिए भाई, बिहार का मैंने ताकत देख लिया। अब लगातार आप लोग अपने अपने जिले का नाम लिख रहे हैं, कोई गोपालगंज से है, कोई सारण से है, कोई कटिहार से है, कोई देहरी आसनसोल से है, ठीक है। अब साथ में जाइए तो आंध्र प्रदेश वाले जो है अपने अपने जिले का नाम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो अब मुद्दे की बात क्या है कि क्लास 8 वाली एनसीईआरटी अगर आप लोग पढ़े हैं तो वहां पे नील का पौधा बना करके, और नील का पौधा कैसे जो है हैम्पर करता था। असल में नील के पौधे की जो जड़ें होती थी वो बहुत ही गहराई तक जाती थी, जमीन में गहराई तक जाती थी। तो जो जमीन की उर्वरा शक्ति है, उस उर्वरा शक्ति को एक तरीके से जो कहा जाता है सोख लेना या एक्सप्लॉइट करना, जिससे क्या होता था, जिससे कुछ ही वर्षों में वहां की भूमि बंजर हो जाती थी। तो नील का पौधा क्या कर रहा था? नील का पौधा और इसकी 3 कठिया पद्धति मैन मेड फेमाइन को जन्म दे रही थी। मैन मेड फेमाइन मींस की मानव जनित
अकाल की समस्या को जन्म दे रहा था। मानव जनित अकाल की समस्या क्या है भाई? मैन मेड फेमाइन क्या है? आज का दौर है भाई ना कि हम दो हमारे दो वाली कहानी है। 1970 और 80 के दशक में हम दो हमारे चार की कहानी चलती थी। 1960 के पहले हम दो हमारे 5 6 7 जो भी हो जाए तब चलता था। ऐसी परिस्थिति क्यों थी भाई? क्योंकि हमारे यहां पे जो स्वास्थ्य की सुविधाएं थी वो बहुत ही खराब थी। जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान था। हम दो हमारे 5 7 किस समाज में हो सकता है जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है बहुत ही कम है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से अब आज के गांव में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में संयुक्त परिवार प्रणाली है। तो एक मान लीजिए कि एक परिवार में अगर 20-25 लोग हैं पहले के दौर में, और भारत में कैसे किसान है भाई? सीमांत किसान है, मार्जिनल पीजेंट्री फैमिली है। मार्जिनल मींस की अधिकांश किसान सीमांत है, मतलब 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा जमीन, और कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। अब 3 बीघा जमीन है तो 1 बीघा पे नील की खेती करना है। 2 बीघा में कितना दाल चावल और गेहूं उपजा लेंगे? नील का पौधा कोई खाएगा तो है नहीं। नील का पौधा रंग बनाने के लिए यूज होता था, डाई बनाने के लिए यूज होता था। तो कहने की बात क्या है? कहने की बात यह है कि इन कठिया प्रणाली से मानव जनित अकाल, मतलब साल भर खाने का अनाज ही नहीं हो पाता था, भूखमरी की स्थिति थी। और जो यूरोपीय बागान मालिक थे ये अपनी शर्तों पर दाम, पहले तो मजबूरी है कि 1/3 खेती कीजिए अपनी जमीन पे, और दाम वो निर्धारित करते थे जितना उनको मन करेगा बस उतना ही देंगे। भारतीय इस बिजनेस में थे नहीं, रंग बनाने वाले। मानव जनित अकाल से किसानों की स्थिति बहुत ही खराब रहती है। गांधी जी जब आते हैं तो क्या करते हैं? गांधी जी ने तीन कठिया प्रणाली का विरोध किया। तीन कठिया प्रणाली का विरोध किया। सरकार क्या करती है? सरकार जो है गांधी जी के दबाव को, अभी मैंने कहा ना दबाव समझौता बनाम दबाव की राजनीति, तो गांधी जी के दबाव को देखते हुए क्या होता है? इंडिगो इंक्वायरी कमीशन, अभी से हिंदी में क्या कहेंगे? इंडिगो मतलब नील होता है, इंक्वायरी मतलब जांच आयोग। हाँ, नील जांच आयोग का गठन हुआ। यह प्रश्न पूछा गया है। इस आयोग के गांधी जी भी सदस्य बनाए गए, गांधी जी भी सदस्य थे। और अंततः क्या होता है? आयोग ने तीन कठिया प्रणाली को अवैध घोषित कर दिया, अवैध घोषित किया। अब नील की खेती जो है चंपारण में जो है, कहा गया कि यूरोपीय बागान मालिक आप दबाव नहीं बना सकते हैं कि आपको 1/3 नील की खेती करनी ही है। और इस तरीके से क्या था? इस तरीके से गांधी जी के राजनीतिक जीवन में, भारत के राजनीतिक जीवन में यह पहली सफलता थी, चंपारण सत्याग्रह। आइए भाई अब कहां बढ़ते हैं? खेड़ा सत्याग्रह पे आते हैं। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा कहां पे है? तो खेड़ा चंपारण मैंने कहा बिहार में है, खेड़ा जो है गुजरात में है। गुजरात के बच्चे बिजनेस में ज्यादा रुचि होता है, सिविल सर्विसेज में बहुत कम है। गुजरात में भी मैंने राजकोट और अहमदाबाद में क्लासेस लिया हुआ है। कोई बच्चा गुजरात का है तो लिखिए भाई गुजरात में कहां से आप हैं, ठीक है? एक समस्त भारत का दर्शन, क्योंकि आप लोग इतनी ज्यादा संख्या में है कि मेरा विश्वास है कि कोई भी ऐसा हिंदी भाषी राज्य नहीं है जहां से बच्चे इस क्लास में ना हो, जरूर होंगे। तो खेड़ा कहां पे है भाई? खेड़ा गुजरात में है। गुजरात के खेड़ा के किसानों की समस्या क्या है? किसानों की समस्या क्या रहती है? तो गुजरात में जो नेचुरल कैलेमिटी है, प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद रहता है, फसल बर्बाद रहता है। और स्थानीय अंग्रेज पदाधिकारी जबरन भू राजस्व की वसूली करवा रहे थे। जबरन भू राजस्व की वसूली करवा रहे थे। इसका क्या रहता है? इसका जो किसान समुदाय रहता है वो विरोध कर रहा होता है। चंपारण की सफलता को देखते हुए गुजरात के किसानों ने गांधी जी को आमंत्रित किया कि गांधी जी आइए, हमारी भी सुन लीजिए, हमारी भी समस्या को देखिए। गांधी जी किसके साथ रहते हैं भाई? तो गांधी जी इट वॉज द, क्या नाम है उनका? वल्लभ भाई पटेल है, वल्लभ भाई पटेल हैं। इंदुलाल याग्निक हैं और अनसुईया साराभाई हैं। ये सब पूछता है एग्जाम में, बस इस कान से सुन के उस कान से निकाल मत दीजिएगा। वहां पर मैंने कहा ना कि राजकुमार शुक्ला मंत्रित किए थे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। राजेंद्र प्रसाद रहते हैं, मजहरूल हक रहते हैं, नरहरि पारक रहते हैं, ठीक है? कौन कौन गांधी जी के साथ रहता है ये पूछा जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से जो है इनके साथ गांधी जी जाते हैं और क्या कहते हैं? भू राजस्व जो बढ़ा हुआ भू राजस्व इसे नहीं देने से मना करते हैं। भू राजस्व
देने से किसानों को मना करते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है, ये देखिए मैंने वहां पे चंपारण में इंदुलाल याग्निक का नाम शायद नहीं लिया था, इंदुलाल याग्निक वहां पे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो अगर वहां पे मैं लिया हूं तो उसे सुधार जैसे मुझे जहां तक लग रहा है मैंने उनका नाम प्रयोग नहीं किया है, तो अगर वहां पे होंगे तो उसे आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब भू राजस्व देने से मना करते हैं, सरकार भी क्या करती है, सरकार भी आदेश देती है कि जो सक्षम किसान है वही भू राजस्व देंगे, मीन्स व्हाट, कि दोज हु आर द कैपेबल पीजेंट्री क्लास ओनली there are the compulsion to pay the land revenue tax, otherwise who are not willing to pay they are the having the recession from the British government। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो सक्षम किसान वर्ग है जो देना चाहता है वही देगा, जो नहीं देना चाहता है वो नहीं दे। मींस की एक तरीके से क्या है, गांधी जी की फिर से विन विन कंडीशन है, ये द्वितीय राजनीतिक विजय है। आइए भाई, चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अब हम लोग कहां पे आते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में मैंने पहले ही बता दिया था, 1918 में हुआ था। अहमदाबाद भी 1918 में है, ये भी 1918 में है। अहमदाबाद के मजदूरों की क्या समस्या है भाई, मजदूरों की समस्या क्या है, तो समस्या ये है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्हें जो है प्लेग बोनस मिलता था। प्लेग मजदूरों को क्या मिलता था, प्लेग बोनस मिलता था। विश्व युद्ध समाप्त होने पे क्या होता है, ये प्लेग बोनस समाप्त कर दिया जाता है, प्लेग बोनस समाप्त कर दिया जाता है। इससे क्या रहता है, मजदूर नहीं चाहते थे कि उनका जो बोनस मिल रहा है उसे समाप्त किया जाए। जरा चलिए भाई, स्टेट वाला आप लोगों ने बहुत कुछ बता दिया, मुझे ये बताइए, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, प्लेग कौन सी बीमारी है, वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया जनित रोग है या वायरस को शायद वायरस ही बोलते हैं हिंदी में, विषाणु जनित रोग है, ये बताइए, प्रश्न पूछा गया है। तो मजदूर क्या चाहते थे, प्लेग बोनस बंद कर दिया गया था, मजदूर चाहते थे कि इसे कंटिन्यू रखा जाए, वो चाहते थे कि प्लेग बोनस को जारी रखा जाए। प्लेग बोनस बंद हो गया। प्लेग बोनस बंद होने से मजदूर वर्ग क्या है, प्लेग बोनस बंद होने से मजदूर वर्ग अपने वेतन में 50% की वृद्धि चाहते थे, जबकि जो मिल मालिक 25% वृद्धि के लिए सहमत रहते हैं। गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी आएंगे, गांधी जी मजदूरों का समर्थन करेंगे, और अंततः समाधान कितने पे निकलेगा, 35% वेतन वृद्धि के साथ जो मजदूर आंदोलन है, अहमदाबाद का जो मजदूर आंदोलन है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए भाई, तो गांधी जी की ये तीन जो है स्थानीय आंदोलन में जनभागीदारी, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ये समाप्त हुआ। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बैक्टीरियल डिजीज है, वैसे ये साइंस का है, क्वेश्चन है जो पूछा गया है, बट जहां तक मैं समझ रहा हूं कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, और जिन लोगों ने बैक्टीरियल डिजीज का मेंशन किया है वो सही है, ठीक है। बाकी अपने साइंस वाले सर से पूछिएगा। अब मुझे फटाफट बता दीजिए कि जो तीन आंदोलन हम लोगों ने किया स्थानीय स्तर पर, यहां पे सब कुछ क्लियर है, क्लियर है भाई। चलिए, अब क्या है, अब गांधी जी तीन आंदोलनों में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। देश की जनता को आप समझते हैं, देश की जनता सीधी सादी मासूम होती है। गांधी जी को लगता है, आम जनता को लगता है ये नरमपंथी 20 साल तक इनका दौर रहा, कोई भी सफलता नहीं मिला। उसके बाद गरमपंथियों ने भी बड़ी बड़ी बातें की कि स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, कुछ भी वास्तविक सफलता नहीं थी भाई, वो सांकेतिक सफलता है। उन्हें लगा कि एक व्यक्ति जो पिछले वर्ष भारतीय राजनीति में उतरा है, एक व्यक्ति जो पिछले वर्ष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उतरा है, विद इन 1 ईयर, एक वर्ष के अंदर उसने हमें 3 सफलता दिया है, चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में। गांधी जी अपनी झलक कहां पे दिखा चुके थे, दक्षिण अफ्रीका में पहले ही दिखा चुके थे, एक मसीहा के रूप में आए हुए थे, भारत आगमन हुआ था 20 साल के बाद। अब आम जनता की आवाज क्या है, आम जनता की आवाज है कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता गांधी जी जैसा हो। इन तीन आंदोलनों की सफलता ने अब गांधी जी को क्या बना दिया, गांधी जी को नेशनल हीरो बना दिया, एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभर करके आ गए। अब गांधी जी नेशनल हीरो हो गए, ये अंग्रेज नहीं चाहते थे। तो बाकी आगे क्या हुआ उसकी कहानी कल होगा। एनसीईआरटी और क्लास नोट्स अगर मिला देंगे, राहुल छप्परवाल शायद नाम है, अगर एनसीईआरटी और क्लास नोट्स को मिला देंगे तो सफिशिएंट है। चंपारण सत्याग्रह में अगर लिखना है जिसको, चंपारण सत्याग्रह में कौन रहते हैं गांधी जी के साथ, तो ब्रिज किशोर रहते हैं,
ब्रिज किशोर रहते हैं, राजेंद्र प्रसाद रहते हैं, महादेव देसाई रहते हैं, नरहरि पारिख रहते हैं, मजहरुल हक रहते हैं, नरहरि पारिख मजहरुल हक रहते हैं, और जेबी कृपलानी रहते हैं, और जेबी कृपलानी रहते हैं। तो चलिए भाई, आज की कहानी यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। कल फिर मिला जाएगा इसी समय पर, इसी मंच पर, और आगे की कहानी को कैरी ऑन किया जाएगा। टिल देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।